जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। आपके झूठ का जो भ्रम बना हुआ है उसे बने रहने दीजिए, वरना सबके दिल टूट जाएंगे। बस अब बहुत हो चुका, समझी? किसी का दिल टूटे या जुड़े, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। कहिए ना दीदी, जो बात आप मम्मी जी से कहने आई हैं। बोलो बेटा। दीदी और भैया एक साथ बाहर जाना चाहते हैं। देवयानी दीदी के साथ जो हादसा हुआ है, उन यादों को मिटाने के लिए मुझे लगता है कि दीदी और भैया को कुछ दिनों के लिए किसी अच्छी जगह पे घूमने जाना चाहिए। रवि से पूछकर मुझे बता देना कब और कहाँ जाना चाहती हूँ। मैं पापा से कहकर टिकट्स बुक करवा दूँ। देवराज साहब, देवराज साहब, क्या बात है चंदन? आजकल मेरे साथ कुछ ज्यादा ही आंख पिछोली खेली जा रही है। ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। तो फिर मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा? वो एक्चुअली मेरा फोन 2-3 दिन से कहीं खो गया है, इसलिए शायद आपको रिस्पॉन्स नहीं जा रहा होगा। अच्छा, फोन खो गया। तुम्हारा फोन ढूंढ लिया, यही है ना? पकड़ो पकड़ो। चंदर, आखिर कौन सी रणनीति बनाई जा रही है मेरे खिलाफ? शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि देवराज से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ती है। वाकई तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है, वरना तुम मेरे कहे पे चलते हो। अब क्या सोच रहे हो? आपको सब पता चल जाएगा। मुझे आप थोड़ा वक्त दीजिए, शाम को मैं आपको फोन में सब कुछ बता दूंगा। मेरे फोन का इंतजार कीजिए। इंतजार तो मैं करूंगा, और हाँ, फोन करना जरूर, समझे? और हाँ, अपनी कही हुई बात पर अमल जरूर करना, याद रखना। हाय मॉम, क्या बात है? आज आप इतने ध्यान से अपने दोनों बेटों की तस्वीरें क्यों देख रही हैं? इससे पहले मैं अपने दोनों बहुओं की तस्वीरें देख रही थी। क्यों? कुछ खास है? पहले बहुएं फिर बेटे, चक्कर क्या है? तारा, आज मुझे अपनी परवरिश पे पूरा संतोष हो रहा है। लगता है मैंने कोई गलती नहीं की, और तेरे पापा ने भी इसमें मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मॉम, आप दोनों ने हम तीनों की बहुत अच्छी परवरिश की है। और पता है, मुझे तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि मुझे मेरे दोनों भाइयों से अलग समझा गया हो। पर आप आज ये सब क्यों? पता है तारा, मेरे बेटों की शादियों से पहले मैं सुना करती थी, आस पड़ोस में देखती थी, एक भाई ने दूसरे भाई का गला घोंट दिया और पूरा परिवार बर्बाद हो गया। बहू ने आकर भाइयों को अलग कर दिया। ये सब सुनकर मन में एक डर समा गया था। लगता था कहीं मेरे परिवार में भी ऐसा हो गया तो। अगर
शादी के बाद रवि और अजय के बीच दरार पड़ गई तो सच कहूँ मॉम? झूठ बोलेगी अपनी माँ से? सच। एक्चुअली मॉम, ये डर मेरे मन में भी कहीं ना कहीं था, खासकर 2 अलग-अलग क्लास से आने वाली बहुएं। पर मुझे पूरा विश्वास था अपने भाइयों पर और आपके और पापा के दिए हुए संस्कारों पर। सचमुच हमारी दोनों बहुएं सिर्फ अच्छी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार के साथ साथ एक दूसरे का भी ख्याल रखने वाली है। देखो ना, आज राधा ने रवि और देवयानी को छुट्टी पर भेजने के लिए मेरे पास जिद की। इतना अच्छा लगा मुझे। भगवान का ये सब यूं ही बना रहे। डोंट वरी मॉम, मैं हूं ना, सब ऐसे ही रहेगा। हंसी तेरी कहानी हो। अब सिर्फ 10 रुपए में पेप्सोडेंट जर्मी चेक प्लस 95% तक के टेक केयर ऑफ हर और संभाल के जाना एंड बी इन टच, समझे? कम ऑन पॉप्स, कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग बच्चे नहीं है, पति पत्नी है, और सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। भाभी, आप एक काम करना, वहां पहुंचते एक फोन कर देना, नहीं तो पापा को टेंशन हो जाएगी। उड़ा लो अपने पापा का मजाक उड़ा लो। अरे भाई, मानता हूँ तुम लोग सुपर फास्ट जमाने के हो, लेकिन बेटा जिंदगी को रफ्तार से नहीं, धीरे धीरे आराम से मजे ले लेके जीना चाहिए। तुम लोगों के पास तो वक्त ही नहीं रहता ना। ये आजकल के जनरेशन के बच्चे पता नहीं किस बोझ में जीते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं। तुम लोगों ने तो अपना बचपन ये टीवी, कंप्यूटर और वीडियो गेम में गवा दी, और फिर कहते हो कि इट्स कॉल्ड कूल। अरे कूल तो हम थे, खुले मैदान में पतंग उड़ाना, आम के पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी छांव में बैठना, नदी के किनारे मिट्टी के घर बनाना। क्या जिंदगी थी, क्या जिंदगी थी। और तुम लोग ईमेल वाले क्या जानो खत का महत्व। पॉप्स, 1 मिनट, मैं समझ गई हूँ। आप जो भी कहना चाह रहे हैं मैं एग्जैक्टली समझ रही हूँ। भाभी, आप एक काम कीजिएगा, वहाँ जाते ही एक खत लिख देना। हाँ, अब भले ही वो खत आपके यहाँ पहुँचने के बाद ही हमें क्यों ना मिले, लेकिन खत जरूर लिखना। भैया, आप यहाँ की फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। थैंक यू अजय। साहब, बाहर गाड़ी आ गई है। ओके, चलो चले? मैं 2 मिनट में। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी। ठीक है। हेलो, यशपाल जी हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मिर्जापुर से दीनदयाल बोल रहा हूँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा गांव है, खेती बाड़ी है मेरी। तुम कौन हो? अरे वो तो मैं आपको बता ही दूंगी कि मैं कौन बोल रही हूँ। आप एक काम कीजिए, फौरन मिर्जापुर छोड़कर हमारे शहर चले आइए। यहाँ हम मिल के खेती बाड़ी करेंगे, वो भी अमेरिकन स्टाइल में। अरे मुझे तो मिर्जापुर से कौन बोल रहा है? कोई दीनदयाल बोल रहा है मिर्जापुर से। दीनदयाल काका है, मैंने फोन किया था 2 दिन पहले। चुप। हाँ काका, कहिए। कौन थी वो लड़की? अरे वो मेरी बेटी है काका, वो जो अमेरिका में पढ़ती है। उसे भी साथ में लाना, बहुत छोटी थी जब देखा था। अरे काका, सारे खेत खलियान उजाड़ देगी। हाँ। अच्छा आप बताइए, सब इंतजाम हो गए? हाँ, बस आ जाओ, सारे गांव वाले इंतजार में हैं। हम तो चाहते हैं कि कुलदेवी के दर्शन करें और वापस आ जाए। आ जाओ अपनी मर्जी से, जाना तो गांव वालों की ही मर्जी से पड़ेगा। अच्छा काका, हम कल परसों पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, नमस्ते। नमस्ते। पापा, कहाँ जाने की बात हो रही है? मिर्जापुर। मिर्जापुर, अपना गांव। पर क्यों पापा? बेटा, वो कविता ने मन्नत मानी थी कि दोनों बच्चों की शादी हो जाए तो कुलदेवी के दर्शन करके आएगी। अच्छा। वाह, मैं भी चलूंगी। मेरी आंखें तरस गई है गांव देखने के लिए। मैं वहाँ की ठंडी और फ्रेश हवा में सांस लेना चाहती हूँ। और जो मजा नदी में नहाने का है ना, वो स्विमिंग पूल में कहाँ है? तुम बिल्कुल नहीं जाओगी? जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। मैं जाऊंगी। जाओ जाओ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं इस घर में रहूं और ससुर जी के बिजनेस का ऐसा हश्र करूं कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। क्या सोच रही है देवी? ये सोच रही थी कि अगर मम्मी डैडी ने मन्नत मांगी है तो उन्हें जाना ही चाहिए। हम तो फिर कभी चले जाएंगे। क्यों बेटा, वो अरे पापा, फिर अगर हम चले गए तो राधा अकेली रह जाएगी।
आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके जाने का इंतजाम कर देती हूँ। अरे तुम्हारे और राधा के होने के बाद मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे क्या, कविता को भी कोई चिंता नहीं है। मैं अपनी पैकिंग करके आती हूँ। यस यस। हंसी तेरी कहानी हो। थैंक यू। क्या बात है रवि, आज लौटने में बहुत देर हो गई। ऑफिस में बहुत काम था क्या? एक्चुअली देवयानी, पिछले कई दिनों का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें से कुछ काम अजय संभाल रहा है और बाकी काम मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे एक नजरिए से देखो तो अच्छा ही है। वो कहते हैं ना कि जब इंसान का ध्यान किसी काम में लगा रहता है तो बाकी की बातें उसे बेचैन नहीं करती हैं। अब मुझे ही देख लो, अकेले अकेले घर में बैठे बैठे बस उस एक्सीडेंट को याद करती रहती हूँ और रोती रहती हूँ। देवयानी, इस हफ्ते ऑफिस का सारा पेंडिंग काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद मैं वक्त पे घर आ जाया करूंगा। और वैसे भी अजय ने पूरे ऑफिस का भार डालना भी तो ठीक नहीं है। सही कह रहे हो रवि, मैं आपकी इमोशन समझती हूँ। रवि, एक्चुअली मैं सोच रही थी, देखो ना, घर में अकेले अकेले बैठी रहती हूँ, कुछ खास काम तो होता नहीं है। तो अगर मैं भी कल से ऑफिस आना शुरू कर दूँ तो आपके भी काम में हाथ बटा दूंगी और काम में ध्यान लगा रहने से मेरा भी कुछ अकेलापन दूर हो जाएगा। देवयानी, इस हालत में तुम्हारी तबीयत अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आराम की पूरी जरूरत है। पता नहीं इस हालत में तुम्हारा ऑफिस जाना ठीक है कि नहीं। रवि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखो ना, ऑफिस के सारे काम का प्रेशर तुम्हारे और अजय पे आ गया है और पापा भी नहीं है। तुम पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है और मैं किसी के भी काम नहीं आ पा रही हूँ। और रवि, पति पत्नी का रिश्ता तो सुख और दुख दोनों में एक दूसरे का साथ देने का होता है। मुझे कुछ तो अपना फर्ज निभाने का मौका दो। मुझे बहुत खुशी होगी रवि अगर मैं तुम्हारे कुछ काम आ पाऊँ। प्लीज रवि, मना मत करना। मुझे लगता है कि मैं सबके लिए बोझ बनती जा रही हूँ। देवयानी, तुम मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी जिंदगी हो। और वैसे भी इस ऑफिस पर जितना हक हमारा है उतना ही तुम्हारा है। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच। अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? ठीक है। मुझे तो तुम्हारा सब कुछ चाहिए रवि, सब कुछ। राधा, अरे तुम भाई कितना काम करोगी? आओ, कुछ वक्त अपने आप के लिए भी तो निकाल लिया करो। अजय, मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। अपनों को खुशी देने में जो खुशी मिलती वो अपने आप को देने में कहाँ। इसका मतलब तुम मुझे अपना मानने लगी हो। अरे हाँ, तुम्हारी सहेली का फोन आया था। ऋतु का? नहीं, संजना का। उसके घर पर सत्यनारायण की पूजा है और उसने हम दोनों को इनवाइट किया है। पर राधा, मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरी फ्रेंच डेलीगेट्स के साथ मीटिंग है, तो तुमको अकेले ही जाना होगा। अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। राधा प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम तो सब जानती हो, रवि भैया किन हालात से गुजरे हैं और बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर है। अजय, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी उठानी पड़े। तुम्हारा जो भी काम है तुम उसे पूरा करो। मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग होंगे और शादी के बाद अगर मैं पूजा में पहली बार अकेली जाऊंगी तो फिर लोगों को बात करने का मौका मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते पे कोई भी उंगली उठाए। बात अगर हमारे रिश्ते की है तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। और रही बात फ्रेंच डेलीगेट्स की, तो मैं उनकी मीटिंग
थोड़े समय के लिए पोस्टपोन करवा दूंगा, और जब माँ पापा लौट आएंगे तो हम अपने घर भी पूजा रखेंगे। क्या पता उस पूजा में हमारे इस अधूरे रिश्ते को पूरा करने के लिए आशीर्वाद मिल जाए। हंसी तेरी कहानी हो। मौसम बदलते ही गर्म कपड़े पहनाए थे, फिर भी खांसी बुखार। देवराज साहब, आप ही के फोन का इंतजार था। चंद्र, तुम्हारी बातों से मुझे फरेब और धोखे का एहसास होने लगा। कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? बिल्कुल सही पहचाना देवराज साहब। अब आप ही धोखे की चाल चलना शुरू कर देंगे तो उसके बदले में आपको धोखा ही मिलेगा ना। और वैसे असीम और करण की मौत का जिम्मेदार तो आपने मुझे बना दिया। अब उनका गुनहगार बनाने का इंतजाम भी आपने पूरा कर ही लिया होगा। अभी तक सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, तुम्हारा ये इरादा मुझे बुरा भी नहीं लगा। आप शायद भूल रहे हैं देवराज साहब कि इस गुनाह में आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। एक बात और बता दूं देवराज साहब, असीम ने जो करण की मौत के सबूत लिए थे ना, उसकी एक कॉपी अभी भी मेरे पास सही सलामत है। देवराज साहब, अपनी अडंगी अपने पास ही रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। वैसे असीम और करण को मरवाने के लिए तो आपने मेरा सहारा लिया था, और अब मुझे मारने के लिए किसका सहारा लेंगे आप? वैसे देवराज, मुझसे भिड़ने के लिए किसी मजबूत खिलाड़ी को लाना, क्योंकि चंदर की जिंदगी में कमजोर लोगों की कोई जगह नहीं होती। और एक बात और, अभी से ढूंढना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें चंदर के मुकाबले का ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी लग जाएगी।